Global Degree College Peshawar introduces online classes for FSC students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. अच्छा बेटा, आज मैं मज़ीद चैप्टर नंबर 7 को यूनिट 7 को आगे लेकर जा रहा हूँ। एक छोटा सा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचओ, वो कि आपके कोर्स में नहीं है लेकिन इसकी मदद से एक और टॉपिक एक्सप्लेन हो रहा है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचओ। एक्सप्रेशन मीन फार्मूला कि एसएचओ की डिस्प्लेसमेंट को निकालने का क्या फार्मूला है, वही बात ले लें। एक छोटा सा पॉइंट पी ले लें, वो दायरे में जा रहा है। Let us consider a point P which is revolving in a circle of radius r and center O with uniform linear speed Vp and uniform angular speed omega. Suppose A is the initial position of point P and after time t it makes an angle theta at the center of the circle. Then from point P draw perpendicular which cuts the diameter AB at point N, and N is the projection of point P on the diameter AB as shown in the figure. And the figure shows that if point P will revolve in the circle, its projection N will show a simple harmonic motion on the diameter AB. प्रोजेक्शन का सेंटर से फासला है x, ये वाला फासला है r। बेटा मैं SHO की डिस्प्लेसमेंट, SHO से मुराद है n, तो इनकी डिस्प्लेसमेंट से क्या मुराद है x, यानी मैं x का फार्मूला निकालना चाहता हूँ। तो कैसे निकालोगे? जस्ट यही ट्राइंगल ले लो ONP। इस ट्राइंगल में अगर मैं cos थीटा ले लूँ तो cos थीटा आ जाएगा x बाय r। r उधर जाकर r cos थीटा इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू r cos थीटा। दिस इज द फार्मूला फॉर x। व्हाट इज x डिस्प्लेसमेंट? मेरा कहने का मकसद है मेरा टॉपिक खत्म हो गया। तो मेरा टॉपिक का नाम क्या था? एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचओ। तो डी आ गया ना। हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें r की बजाय आप x नॉट लगा सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। हमें एक और चीज़ भी पता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टाइम। यहाँ से ओमेगा बराबर थीटा बराबर होगा ओमेगा इंटू टी। तो मैं इसमें x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज ओमेगा टी भी कर सकता हूँ, इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो जनाब मेरा टॉपिक का नाम था एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचओ, वो हो गया। ये जनरल फार्मूला है बेटा। अगर आप स्प्रिंग सिस्टम के लिए करना चाहते हैं तो x नॉट काज ओमेगा की बजाय k बाय m और t लगाएंगे। याद रखिए जो मैं कहता हूं इनिशियल में a ले रहा हूं, इसका मतलब है यहां से यहां तक आने में अगर आप टाइम यूज कर रहे हैं तो फिर ये फार्मूला लगाएं। अगर आप एंगल का जिक्र कर रहे हैं फिर ये फार्मूला लगाएं। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप दोनों टर्म्स में कर सकते हो। मेरे पास जो फार्मूला आ गया डिस्प्लेसमेंट का, सपोज मैं थीटा के टर्म में लिखना चाहता हूं और इसी की मदद से आपको कुछ समझाना चाहता हूं। ये फार्मूला है, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऊपर एरो लगा दो, स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, आपके कोर्स में है तो नहीं लेकिन मैंने करा दिया क्योंकि इसी की वजह से मैं एक और टॉपिक कराना चाहता हूँ, वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सपोज बेटा ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कास थीटा या x इज इक्वल टू एक्स नॉट कास ओमेगा टी, जिस तरीके से आप लेना चाहते हैं। मैं बिल्कुल शुरू में बात करता हूँ, बिल्कुल शुरू में p यहाँ पे था, तो बिल्कुल स्टार्ट में थीटा मेरे पास कितना था? 0। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू एक्स नॉट का 0 इज इक्वल टू 1, तो x आ जाएगा x नॉट। तो बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल शुरू में साया यहाँ पे है और उसका सेंटर से फासला मैक्सिमम है x नॉट, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर के बाद बॉडी यहाँ आ जाती है, कितना एंगल से होगा? 90। सो थीटा इज 90, cos 90 इज 0, तो x मेरे पास 0 आ जाएगा। तो ठीक है ना, जब बॉडी यहाँ होगी तो साया यहाँ पे आकर उसका सेंटर से कोई फासला नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ले लूँ, यानी एंगल में ले लूँ 180 डिग्री, तो जनाब x इज इक्वल टू एक्स नॉट cos 180 आ जाएगा। cos 180 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -x0। तो ठीक है ना, जब बॉडी यहाँ पे आएगी साया यहाँ पे आकर उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा और -x में चला जाएगा।
अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यानी ये सारा एंगल ले लूं, एंगल में 270 ले लूं, cos 270 इज 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अगर मैं मुकम्मल एक चक्कर ले लूं, यानी एंगल में 360 डिग्री ले लूं, cos 360 इज 1, अगेन x x0 के बराबर आ जाएगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं x और थीटा के दरमियान में, थीटा शुरू में 0 है, फिर 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, 360 डिग्री है, तो जनाब जब एंगल 0 है, x x0 है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू से। जब एंगल 90 है, x 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे ग्राफ नीचे आ जाएगा। जब 180 है तो x माइनस x0, नीचे माइनस x है, तो ये ग्राफ नीचे चला जाएगा। 180 है तो माइनस चला गया। जब 270 है, x 0 है, तो 270 पे फिर 0 चला जाएगा। 360 पे x फिर प्लस हो जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपके पास ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये जो आपको नजर आ रहा है। याद रखिए, यहां से यहां तक पूरा एक टाइम पीरियड हो गया, पूरा एक चक्कर हो गया। अगर मैं इसको थीटा की बजाय t ले लूं, तो फिर मैं कहूंगा यहां से यहां तक एक टाइम पीरियड है। आप x और t के दरमियान भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, x और थीटा के दरमियान भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ये ग्राफ वेव शक्ल की बन रही है। वेव फॉर्म मीन शक्ल, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ वेव की शक्ल का बन रहा है। सो आप वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या करेंगे? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं ग्राफ से जाहिर कर रहा हूं ताल्लुक, किसके दरमियान ताल्लुक? बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम। कि टाइम के साथ साथ उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हो रहा है, ये उसका रिलेशन है मैथमेटिकल। मैं यहां पे थीटा की बजाय ओमेगा टी भी लगा सकता हूं। दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, एंड दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली इज लाइक अ वेव, सो दैट्स द रीजन व्हाई वी कॉल दिस वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. So what is waveform of simple harmonic motion? The graphical representation of the displacement and the time of an SHO is known as waveform of simple harmonic motion. या हम इस तरह भी कह सकते हैं the relationship, हम इस तरह भी कह सकते हैं the relationship between the displacement and the time taken by an SHO represented by the help of a graph is known as waveform of simple harmonic motion. तो आपकी अपनी मर्जी है जिस तरीके से भी डिफिनीशन करते हो। बेटा यहां से लेकर यहां तक एक पूरा टाइम पीरियड है, इसको आधा करोगे तो t/2 आ जाएगा, इसको आधा करोगे t/4 आ जाएगा। पूरा एक चक्कर है, आधा करोगे आधा टाइम पीरियड, इसको आधा करोगे t/4। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से लेकर यहां तक ये एक t/4 हो जाएगा, ये दूसरा 2t/4 दो दफ़ा हो गया, तो 2t/4 का मतलब है ये t/2 हो जाएगा। इसको कहता हूँ 3t/4, इसको कहता हूँ 4t/4, तो 4 कैंसिल होकर t हो जाएगा। इसको कहता हूँ 5t/4, यानी ये मैं टाइम ले रहा हूँ, ये जो टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम 5t। इसको मैं बोलूँगा 6t/4, 6t/4 का मतलब ये 3t/2 आ जाएगा। ये 7t/4, ये 8t/4, यानी ये 2t आ जाएगा। इस तरीके से मेरे पास ग्राफ आ जाएगा। तो मेरे इस छोटे से टॉपिक का नाम था वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड इट इज़ बेसिकली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम ऑफ एन SHO, एंड दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन will result a graph which will be in the form of a wave. That's the reason why this is called waveform of simple harmonic motion. तो ये जनाब मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक था, waveform of simple harmonic motion. इसके बाद बेटा मैं कुछ मज़ीद डिस्कशन करूँगा। हमने मेन SHOs इस चैप्टर में पढ़ लिए हैं, जस्ट थोड़ा सा उसको मज़ीद उसमें थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर SHO एक मैस स्प्रिंग सिस्टम था, उसके टाइम पीरियड का क्या फार्मूला था? 2π/ω। मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या था? 2π√k/m। टाइम पीरियड 2πL/g, m/k है, क्योंकि a बराबर होता है -k/mx
और a बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जब आप इसको कंपेयर करेंगे ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट के बाय एम, यहाँ पे डिवाइड उल्टा होकर m बाय के आ जाएगा। अगर आपको याद हो प्रोजेक्शन के केस में ओमेगा क्या था? कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट होगा उसका टाइम पीरियड भी कांस्टेंट आएगा। मैस स्प्रिंग सिस्टम में ये दोनों क्या है? कांस्टेंट। तो ये भी कांस्टेंट आएगा। पेंडुलम में भी एल जी कांस्टेंट है। मेरा कहने का मकसद ये है कि सपोज चले मैं सिर्फ पेंडुलम की मदद से समझाता हूँ। आप एक पेंडुलम ले लेते हो और उसको हरकत दे देते हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, उसकी ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होंगी, तो उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा। उस कांस्टेंट टाइम पीरियड को बोलेंगे उसका नेचुरल टाइम पीरियड, जिसको टी नॉट से जाहिर करेंगे। फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी। रिमेंबर, व्हेन अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन, it will always vibrate with a certain time period, with a characteristic time period, and that characteristic spatial time period, specific time period of an SHO is basically called its natural time period. तो इस natural time period को हम T नॉट से जाहिर करते हैं। हाँ, अगर आप दो पेंडुलम ले लें, एक की लेंथ कम हो, एक की ज़्यादा हो, तो इसका अपना नेचुरल टाइम पीरियड होगा, इसका अपना होगा। लेकिन इसका जो होगा वो इसके लिए कांस्टेंट होगा, इसका जो होगा वो इसके लिए कांस्टेंट होगा। मेरा कहने का मतलब है कि हर SHO का अपना एक कांस्टेंट टाइम पीरियड होता है जो उसके लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 बाई टाइम पीरियड। जब ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट। उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। So always the SHO will vibrate with a certain specific time period which will be called its natural time period. अब अगर हम पेंडुलम ले लेते हैं और पेंडुलम को हम मिसाल के तौर पर हरकत देते हैं और लेट अस सपोज इसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड में ये अपना चक्कर पूरा कर लेता है। तो 2 सेकंड में चक्कर पूरा करता है और फिर मैं इस पे फोर्स लगा लेता हूँ। लेट अस सपोज मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ, वापस आकर 2 सेकंड में फिर मैं फोर्स लगाता हूँ, फिर जला जाता है, फिर वापस आता है, फिर 2 सेकंड में फोर्स लगा रहा हूँ। यानी मैं इस पर मुसलसल फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा फोर्स कौन सा फोर्स है? वो जनाब पीरियोडिक फोर्स है। The force which repeats itself after equal intervals of time is known as periodic force. इस पीरियोडिक फोर्स का टाइम पीरियड और इस SHO का जो नेचुरल टाइम पीरियड है वो क्या है? सेम है। 2 सेकंड में ये आता है, 2 सेकंड के बाद मैं धक्का भी दे देता हूँ। तो जनाब क्या सिचुएशन होगी? मिसाल के तौर पर ये मेरे पास टाइम पीरियड है और ये टाइम पेंडुलम है। पेंडुलम 2 सेकंड में आकर मैं इस तरह करता हूँ, फिर आएगा, फिर मैं 2 सेकंड में फोर्स लगाता हूँ। तो देखो मैं कंटिन्यूस फोर्स नहीं लगा रहा, मैं पीरियोडिक फोर्स लगा रहा हूँ। ये फोर्स जो है आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम लग रहा है, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है और पेंडुलम का टाइम पीरियड है आपस में क्या है? सेम है। तो जनाब इसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होती जाएगी और एक वक्त होगा कि ये टूट जाएगा। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरे जो टॉपिक का नाम है वो है रेजोनेंस, जिसको उर्दू में आप लोग कहते थे गुमक। What is resonance? The increase in the amplitude of a simple harmonic oscillator by the help of a periodic force whose time period is equal to the natural time period of SHO, या whose frequency is equal to the natural frequency of SHO. So what is resonance? It is the phenomena in which the amplitude of an SHO increases by the help of a periodic force whose frequency is equal to the natural frequency of the SHO. So the rise, yeah, the increase, yeah, rise in the amplitude, this phenomena is known as resonance. So what is resonance? It is the rise or it is the increase
in the amplitude of the SHO by the help of a periodic force whose frequency is equal to the natural frequency of the body is known as resonance. याद रखें, अगर आपको याद हो टोटल एनर्जी जो होती है, अगर आपको याद हो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर था ऑफ एन SHO, या हम हाफ के की बजाय वो भी लगा सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर भी लगा सकते हैं. दिस इज द टोटल फार्मूला फॉर द टोटल एनर्जी. ज़रा सोचिए, जब एक्स नॉट इंक्रीज हो रहा है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड का मतलब है कि जो टोटल एनर्जी है SHO की वो भी बढ़ रही है. तो रेजोनेंस की हम ये भी डिफिनेशन कर सकते हैं, द इंक्रीज इन द एनर्जी, द इंक्रीज इन द टोटल एनर्जी ऑफ SHO बाय द हेल्प ऑफ अ पीरियोडिक फोर्स whose frequency is equal to the natural frequency of the body is known as resonance. याद रखें बेटा, रेजोनेंस की वजह से आमतौर पर अनस्टेबिलिटी काज हो जाती है और वो SHO जो है वो आमतौर पर जो है वो पेंडुलम जो है वो टूट जाता है. इसी तरीके से बेटा ये रेजोनेंस, ये जो फौजी जाते हैं और फौजी आमतौर पर मार्च करते हैं, तो वो फौजी क्या करते हैं, एक ही टाइम पे दाएं और एक ही टाइम पे बाएं पांव रखते हैं. जब वो किसी पुल पर से गुजरते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि अपनी जो डिसिप्लिन मूवमेंट है उसको तोड़ दो. ऐसा ना हो कि आपके पांव जो हरकत कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी उस पुल के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाए और इस तरीके से रेजोनेंस फिनोमेना होकर पुल टूट ना जाए. याद रखिए, ये जो रेजोनेंस है ये सिर्फ इनमें नहीं होता. अगर आप एक ग्लास ले लेते हो, ग्लास में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो भी वाइब्रेट करते हैं, वो भी SHO है, उनकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी है. अगर कोई बंदा ऐसा गाना गाता है, ऐसा राग एलापता है जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी उस ग्लास के पार्टिकल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, तो ग्लास के पार्टिकल की वाइब्रेशन जो होगी, एम्पलीट्यूड बढ़ती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि एक दूसरे को छोड़ के चले जाएंगे, यानी ग्लास टूट जाएगा. मेरा कहने का मकसद है कि अगर कोई बंदा ये दावा करता है कि मैं एक राग एलाप कर ग्लास को तोड़ सकता हूं, तो साइंस इसको मानती है, ये हकीकत है. ये अलग बात है कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन ये हर एक बंदा नहीं करेगा और ना ही हर एक बंदा कर सकता है. ऐसा बंदा कर सकता है जो बहुत ज़्यादा ट्रेन हो, मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालने का माहिर हो. मिसाल के तौर पर एक बंदा है और उसे नहीं पता कि ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो अपनी मर्जी से एक राग एलापेगा वगैरह. थोड़ी देर देखेगा, ग्लास नहीं टूटा, उसे पता चल जाएगा जनाब इसमें तो फ़र्क है, वो थोड़ा सा चेंज कर देगा, इस तरह करेगा. देखेगा फिर ग्लास नहीं टूटा, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी मजीद चेंज करेगा. तो ये एक हिट एंड ट्रायल तरीका है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है. इसी तरीके से कोई बंदा कहता है कि मैं गाने से बादल बरसा सकता हूँ, मतलब बारिश हो सकती है. साइंस इन सारी चीज़ों को मानती है. ये अलग बात है कि किसी में ये क्वालिटी होगी या नहीं होगी. सो दिस फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस. So what is resonance? The increase in the total energy, the increase in the amplitude of an SHO by the help of a periodic force whose frequency is equal to the natural frequency of SHO. That phenomena is known as resonance. तो जनाब ये एक छोटा सा टॉपिक था रेजोनेंस के बारे में. इसी तरीके से मेरा एक और छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस. यहाँ पे देखिए, अगर हम पेंडुलम को इस तरह छोड़कर मूव करके छोड़ देते हैं और खुद ब खुद हरकत करता है, इसको हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन. लेकिन अगर देखें तो रेजोनेंस में क्या हुआ था, पेंडुलम आकर मैं उसको बार बार धक्का दे रहा था. दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशंस. व्हाट आर फोर्स्ड ऑसिलेशंस? Those oscillations which are continuously under the effect of some external driving force. जो ड्राइव कर रहा है, पेंडुलम को ड्राइव कर रहा है. And the force which is not under the effect of any driving force, the oscillations which are only under the effect of restoring force, तो फिर उसको हम बोलते हैं free oscillations. ये जो रेजोनेंस का फिनोमेना है ये फोर्स्ड ऑसिलेशंस में आती है. दूसरा, अगर आप इनमें थोड़ा सा देखो तो जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया है कि जो वेव फॉर्म बनती है क्या कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो मैंने कहा है कि इस तरह बनती है कि ये x है, ये t है, तो मैंने कहा है कि ये इस तरीके से होती है. टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है SHO की, यानी एम्पलीट्यूड हर जगह पर सेम होता है. याद रखिए ये आइडियल सिचुएशन है, रियल में इस तरह नहीं होता. आप पेंडुलम को हरकत दोगे फ्री ऑसिलेशन में और छोड़ दोगे, तो वो जब हरकत करता है तो रास्ते में हवा के पार्टिकल्स उसके साथ टकरा कर उसकी टोटल एनर्जी वक्त के साथ साथ थोड़ा सा कम कर रहे हैं.
जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। इस टोटल एनर्जी कम होने को हम बोलते हैं डैम्पिंग इफेक्ट। व्हाट इज डैम्पिंग इफेक्ट? द डिक्रीज in the amplitude or the total energy of SHO by the help of resistance, by the help of friction या due to the loss of energy, इसको हम बोलते हैं damping effect। तो एक्चुअली जो होता है, एक्चुअल सिचुएशन जो होती है वो ये नहीं होती। एक्चुअल इस तरह होती है कि शुरू में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, थोड़ी देर के बाद कम हो जाता है, फिर और कम होता है, फिर और कम होता है, यानी ये इस तरीके से होता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि ये बिल्कुल ये टाइम है, टाइम के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड, आप पेंडुलम को हरकत देंगे, शुरू में उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर कम। दिस इज द रियल सिचुएशन। इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। मेरा कहने का मतलब है ऑसिलेशंस आर ऑफ 4 टाइप्स। फोर्स ऑसिलेशंस, the oscillations which are continuously under the effect of some external driving force. Free oscillations, the oscillations which are not under the effect of some external driving force. Damped oscillations, the oscillations in which the total energy or the amplitude of the vibrating body will decrease with the passage of time. And undamped oscillations are those oscillations in which the total energy or the amplitude of the oscillation of the vibrating body will remain constant. Basically ये damping effect जो है ये इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, और ये अक्सर गाड़ियों में हम कोशिश करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। याद रखें, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप जा रहे हैं और सामने से कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है, स्पीड ब्रेकर आकर आप इस तरह होकर इस तरह होते हैं तो आप भी वाइब्रेट करते हो। अगर गाड़ी में डैम्पिंग इफेक्ट नहीं होगा तो आप घर जाओगे और इस तरह होते जाओगे, तो मेरे ख्याल में आपको जो कंफर्टेबिलिटी है उसको फील नहीं कर पाओगे। आप कोशिश ये करोगे कि एक दफ़ा होने के बाद बहुत जल्दी अपनी जगह पे आ जाओ। तो मेरा कहने का मकसद है कि गाड़ियों में हम डैम्पिंग इफेक्ट को ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए गाड़ियों में हम शॉक एब्जॉर्बर्स लगाते हैं। ये शॉक एब्जॉर्बर्स गाड़ियों में पहिया होता है और पहिए के साथ यहाँ पे अंदर स्प्रिंग लगा होता है। ये स्प्रिंग क्या करता है? ये शॉक सदमे को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके जो पैसेंजर है उसको कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये किस वजह से है? डैम्पिंग इफेक्ट की वजह से। आपने साइकिल्स में भी देखे होंगे, साइकिल में जो हैंडल होता है, हैंडल से वो जो सफ़ेद के वो सिल्वर की डंडियाँ निकलती हैं, उनमें स्प्रिंग्स लगे होते हैं। बाइक में भी आप चेक करें, बाइक में भी सीट के पीछे स्प्रिंग्स होते हैं। तो ये सारी स्प्रिंग्स वगैरह जो होती हैं ये डैम्पिंग इफेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए किए जाते हैं, और उसकी वजह ये है ताकि पैसेंजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल सके। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जितने भी व्हीकल्स उन सब में हम डैम्पिंग इफेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें बाय द हेल्प ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स बेटा। तो ये जनाब कुछ टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस थी। याद रखिए, अगर डैम्पिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो जो रेजोनेंस था, रेजोनेंस को मैं क्या कर रहा था? वापस आकर फोर्स लगा रहा था। अब जब मैं फोर्स लगाता हूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं एनर्जी दे रहा हूँ। अब वो जाकर अगर डैम्पिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो रास्ते में वो एनर्जी इस्तेमाल भी हो रही है, तो इसका मतलब मैं एनर्जी दे रहा हूँ, इस्तेमाल भी हो रही है, तो फिर मुझे रेजोनेंस ज़्यादा सही तरीके से विजुअलाइज नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजोनेंस होगी वो उस वक्त शार्प होगी, ज़्यादा तेज़ होगी, वाज़े होगी व्हेनेवर देयर इज़ नो डैम्पिंग, जब डैम्पिंग ना हो, या व्हेनेवर देयर इज़ लो डैम्पिंग। अगर डैम्पिंग ज़्यादा होगी तो फिर तो जो एनर्जी दे रहा हूँ वही इस्तेमाल हो रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि रेजोनेंस उस वक्त तक ज़्यादा होती है, उस वक्त ज़्यादा वाज़े होती है जब डैम्पिंग ना हो, या डैम्पिंग अगर हो भी तो बहुत ही लो हो। वैसे बेटा डैम्पिंग से सिर्फ ये नहीं होता कि एम्पलीट्यूड और टोटल एनर्जी कम हो जाती है। डैम्पिंग के कुछ 2-3 मसले और भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं देखना चाहता हूँ कि डैम्पिंग इफेक्ट क्या है, डैम्पिंग नंबर 1 डिक्रीज कर लेता है एम्पलीट्यूड, डिक्रीज कर लेता है टोटल एनर्जी। याद रखिए, ये डिक्रीज कर देता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी,
और इंक्रीज कर लेता है नेचुरल टाइम पीरियड। मिसाल के तौर पर एक पेंडुलम है, वो 2 सेकंड में वापस आ रहा है जब डैम्पिंग नहीं है, तो उसका नेचुरल टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा। अगर हवा होगी तो हवा की वजह से हो सकता है वो थोड़ा सा आने में मसला हो, तो 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेगा, 2.5 सेकंड ले लेगा। तो इसका मतलब है कि जब हवा नहीं होगी मैं कहूँगा यार इसका नेचुरल टाइम पीरियड 2 सेकंड है, लेकिन जब डैम्पिंग इफेक्ट आ जाएगा तो मैं कहूँगा नेचुरल टाइम पीरियड तो उसका 2 सेकंड नहीं है, 2 सेकंड से ज़्यादा है। सो डैम्पिंग इंक्रीजेज द नेचुरल टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक चीज़ बढ़ जाती है दूसरी कम हो जाती है। सो इट डिक्रीजेज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इट इंक्रीजेज नेचुरल टाइम पीरियड, it decreases amplitude, it decreases total energy. These are the different effects of dampings. It will decrease the amplitude, total energy, natural frequency, and it will increase the natural time period of SHO. So these are the different effects of damping जो कि आपके पास MCQs वगैरह में आ सकते हैं। याद रखिए बेटा, रेजोनेंस चूंकि मैंने डिस्कस किया, रेजोनेंस ये जो हम रेडियो में मुख्तलिफ स्टेशन सुनते हैं, ये भी रेजोनेंस की वजह से है। वक्त के साथ साथ आपको समझ आएगी, सेकेंड ईयर में है। ये जो माइक्रोवेव ओवन है जिसमें हम चीज़ें गर्म करते हैं, ये भी रेजोनेंस फिनोमेना पे अमल करती हैं। माइक्रोवेव ओवन में हम कोई भी फूड रख लेते हैं, बर्गर है, पकौड़े हैं, जो भी है, हर फूड के अंदर वाटर कंटेंट्स होते हैं। ये जो माइक्रोवेव ओवन है ये वेव्स पैदा करते हैं, और ऐसे वेव्स पैदा करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी पानी के मॉलिक्यूलों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो अगर आप कोई बर्गर लोगे उसमें पानी होगा, उसको आप ओवन में रखोगे, ओवन जो वेव्स पैदा करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी पानी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, तो उन वेव्स की वजह से पानी के मॉलिक्यूलों की मोशन ज़्यादा होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, हीट ज़्यादा हो जाती है। टेम्परेचर किसका ज़्यादा हो गया? उस वाटर का जो कि बर्गर के अंदर मौजूद है। बर्गर ठंडा है, वाटर गर्म हो गया, हीट फ्लो करेगा फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, तो उसी पानी के कंटेंट से हीट बर्गर को आकर बर्गर गर्म हो जाता है। तो ये जो वेव ओवन में हम चीज़ें गर्म करते हैं, इसके पीछे भी बेटा रेजोनेंस का फिनोमेना दरकार है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा मैंने डिस्कस करना था।